गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, आज के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है जो जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आने की संभावनाएं होती है। तो आते हैं फर्स्ट इश्यूज़ पे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट इश्यूज़ कौन सा है। फर्स्ट है 67th ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टाई सम्मेलन। ओके, तो यह टाई जो सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित किया गया है? यह टाई सम्मेलन, ओके, टाई सम्मेलन, ठीक है। टाई सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित किया गया है? टाई। और सब इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कौन से क्रम का था? 67th है, ठीक है। 67th ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया है? यह श्रीलंका की राजधानी का है कोलंबो। यह कहाँ हुआ है? कोलंबो में। ओके, कोलंबो में यह सम्मेलन की शुरुआत की गई है। सम्मेलन कहाँ किया गया है? कोलंबो में। ओके, तो किनके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। कोलंबो में हुआ है तो जाहिर सी बात है भारत और श्रीलंका होगी। इन दोनों के बीच में किया गया है यह सम्मेलन। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इन दोनों के संबंधों को मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना। तो अब सवाल ये आता है कि भारत की तरफ से आखिर इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? तो भारत की तरफ से भारत के जो हाई कमिश्नर, भारत के हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त भारत की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से कौन है? गोपाल बागले। गोपाल बागले, ठीक है, भारत की तरफ से गोपाल बागले। ये कौन है? हाई कमिश्नर। ये कौन है? उच्च आयुक्त हैं। ये उच्च आयुक्त हैं भारत की तरफ से, ठीक है, इन्होंने किया। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल, ओके, रानिल विक्रमसिंघे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, रानिल विक्रमसिंघे भारत की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से। ये क्लियर? चलिए, इन दोनों ने उद्देश्य क्या था? संबंधों को मजबूत करना। अब आगे देख लेते हैं कि और क्या है। पिछले वर्ष अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो श्रीलंका में पर्यटन के लिए भारत सबसे बड़ा जो है उसका सोर्स बाजार रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत बाजार कौन रहा है? श्रीलंका के लिए तो भारत रहा है। ओके, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टाई भारत के यात्रा जो उद्योग है, ठीक है, यात्रा उद्योग का एक प्रतिनिधि निकाय है। और इसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी। इस टाई की स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। ओके, टाई की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? यह मुंबई में है, मुंबई में है, ठीक है। यह क्या करता है? भारत के यात्रा उद्योग का एक प्रतिनिधि निकाय है। क्लियर? चलिए, तो अब बात ये तो हो गई कि टाई और किसको लेकर के, टाई के रिगार्डिंग न्यूज़ हो गई। अब हमें देखना है कि भारत और श्रीलंका को हमने पढ़ा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, अगर थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट्स देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका, तो इनके बीच में कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो यहाँ आएगी पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और यह जल संधि है यानी क्या करेगी? जल संधि है तो यह क्या करती है? बंगाल की खाड़ी। इसका क्या काम है इस जल संधि का? यह बंगाल की खाड़ी, एडिशनल फैक्ट्स है ये, ज्योग्राफी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं उसका एक जो अपना एक क्राइटेरिया के तहत क्या होता है, करंट के जो मुद्दे होते हैं वहीं से उसको जोड़ता है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका की बात की है तो ये तो चलो टाई वाला संबंध हो गया श्रीलंका को लेकर के, लेकिन अगर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। और पाक जल संधि किनको जोड़ती है? किनको जोड़ती है पाक जल संधि? बंगाल की खाड़ी, ओके, बंगाल की खाड़ी जल संधि है। संधि क्या करती है? संधि क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। ओके, बंगाल की खाड़ी को क्या करती है? यह बंगाल की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी, डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ये कर ले इसको और इतना लंबा ना लिख करके, बंगाल की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी, ओके, मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को यह जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। और यही वो मन्नार की खाड़ी है जिसको क्या बोला गया है?
इसको जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोला गया है, ठीक है। जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल। चलिए ठीक है, इसी पेन से कर देती हूँ, इसी पेन से सही है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, ओके। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको बोला गया है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। चलिए ये हो गई, ये हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट इश्यूज क्या है, जांजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना के लिए समझौता किया गया। कहाँ पर? जांजीबार कहाँ है? तंजानिया, ओके, में आईआईटी मद्रास परिसर। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि कहाँ किया गया है यह, जांजीबार तंजानिया में। पहली बार ऐसा होगा कि भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर किसी यूनिवर्सिटी की जो है यह स्थापना हो रही है, ठीक है। भारत यूनिवर्सिटी इन द सेंस यहाँ आईआईटी की, ओके, जांजीबार भारत के बाहर हो रही है फर्स्ट टाइम। तो यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला यह पहला आईआईटी परिसर है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि पहला आईआईटी परिसर है जो कि कहाँ स्थापित किया गया है, जांजीबार तंजानिया में, ओके, तंजानिया में। और कौन सा है ये, कौन सी आईआईटी है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ओके। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस आईआईटी मद्रास को NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा इसे स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में यह फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, यह फर्स्ट पोजीशन पर। अगर ओवरऑल की बात की जाए, क्योंकि NIRF की तरफ बहुत सारे कैटेगरी की है, मेडिकल की कैटेगरी अलग उसकी रैंकिंग होती है, एग्रीकल्चर फील्ड में अलग है, लॉ यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे अलग है, केवल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए इसमें कुछ अच्छे जो कॉलेजों को भी काउंट किया गया है, इसकी अलग अलग कैटेगरी। लेकिन अगर सभी कैटेगरी की ओवरऑल की अगर बात की जाए, समग्र की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास जो है आपका, आईआईटी मद्रास यह आपका किस में आएगा, यह फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यह किस में आएगा, फर्स्ट रैंक इसको मिली है, फर्स्ट, ओके, आईआईटी मद्रास को, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे अगर बात की जाए तो कौन सी है, IISc बेंगलुरु है। सेकंड पोजीशन पर कौन सी है, IISc बेंगलुरु है। एंड थर्ड पोजीशन पर IIT दिल्ली है NIRF रैंकिंग में, ओके, NIRF रैंकिंग में अगर बात की जाए, क्योंकि अभी क्या किया गया है, QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको भी जारी की गई है, एशियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग को भी जारी की गई है। तो IISc जो है यह आपका NIRF में भी रैंक पाया हुआ है, और आपके एशियन यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी ये किस पर है, भारत के तरफ से। भारत का अगर बोला जाए तो पहला IISc बेंगलोर हो जाएगा भारत की तरफ से। अगर पूरे एशिया की बात की जाए तो चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर। अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए तो कौन सा आएगा, IIT बॉम्बे आएगा, जो कि पोजीशन कितनी है, पूरी दुनिया में 149 है सॉरी, पूरी दुनिया में 149 है, लेकिन भारत का वह पहला है, ठीक। तो ऐसे याद रखे रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं, IIT मद्रास को देख रहे हैं। तो NIRF रैंकिंग, यहाँ पे मैं इसके साथ एक एडिशनल फैक्ट भी ध्यान रख लीजिए, एडिशनल फैक्ट है, इसको मैं अलग इससे लिख दे रही हूँ, ठीक है। एडिशनल फैक्ट है यह कि NIRF, ओके, इसकी रैंक यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में यह फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। चलिए इसके आगे और कुछ नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस परिसर में जो नामांकित छात्र होंगे, ठीक है, नामांकित छात्रों को IIT मद्रास की डिग्री प्रदान की जाएगी। क्योंकि IIT मद्रास परिसर वहाँ पे स्थापित हो रही है, तो डिग्री भी जो मिलेगी वो IIT मद्रास की ही मिलेगी। इस परिसर में तंजानिया और अन्य देश के छात्र भी शामिल होंगे, प्लस इसमें जो भारतीय छात्र भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि क्या किया गया है, भारत से बाहर किसी IIT की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट इश्यूज क्या है, पीएम मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, ठीक है। पीएम मोदी कहाँ पर, गोरखपुर, ठीक है, कहाँ पर, गोरखपुर। गीता प्रेस कहाँ है, गीता प्रेस कहाँ है, यह गोरखपुर में है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, पीएम मोदी गोरखपुर गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं, ओके।
एक्चुअली मोदी जी 2 दिवसीय इनका यूपी के भी दौरा है, 2 दिन यूपी का दौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो पीएम वहाँ पर जब वहाँ जाएंगे गोरखपुर में, तो वहाँ पर गीता प्रेस शताब्दी समारोह तो शामिल हो ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ यह वहाँ क्या किए हैं, 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, 2 वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। और वो दोनों ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए है, वो 2 वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए है, वह 2 वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ के लिए है, यह फर्स्ट है गोरखपुर लखनऊ। फर्स्ट कहाँ है, गोरखपुर लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कहाँ है, गोरखपुर लखनऊ, ठीक है, गोरखपुर लखनऊ। दूसरा है जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कौन सी है, जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दोनों का याद रखिएगा यूपी के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गीता प्रेस। इसके साथ ही और क्या है, गीता प्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गीता प्रेस या क्या है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। या क्या है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 ईस्वी में की गई थी, 1923 में। और अभी क्या है, 2023, यानी 100 साल पहले किया गया था। तो अभी मोदी जी कहाँ गए हैं, गोरखपुर में इसी शताब्दी समारोह के सम्मेलन में गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके कितने साल हो गए, 100 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, ठीक है। 1923 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो जया दयाल गोयंका और घनश्याम दास ने की थी। किसने किया था, जया दयाल गोयंका और घनश्याम दास ने किया था, ठीक है। गीता प्रेस ने 15 भाषाओं में 1800 से अधिक प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित की है। तो आपके लिए जो मेनली याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आपके फैक्ट्स में ध्यान रखिएगा। गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल, बाज़ाब्ता डेट ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल 1923 को दयाल जो आपके गोयंका है, जया दयाल गोयंका और घनश्याम दास ने किया था। और बाकी ठीक है कि 15 भाषाओं में, भाषा याद रख सकते हैं कि 15 भाषाओं में 1800 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित की गई हैं। लेकिन यह डेट जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि गीता प्रेस जो है, ठीक है, चलिए गीता प्रेस को इसके अलावा इसके अंदर कोई और फैक्ट्स, 1 मिनट जैसे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग यहीं बता दे रही हूँ कि गीता प्रेस जो है, आप ये जो गीता प्रेस देख रहे हैं, इस गीता प्रेस, ठीक है, इसको क्या किया गया है, गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार के लिए इसको चुना गया। किस ईयर के लिए, 2021 के लिए, ठीक है। और गांधी शांति पुरस्कार जो है यह भी गांधी जी की 125वीं जयंती से दिया जा रहा है, यानी 1995 से, ठीक है, 1995 से। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ओके, दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। प्रियांश और अवनीत कौर, क्या नाम है, प्रियांश और अवनीत कौर, ये दोनों क्या है, भारतीय जोड़ी। इनको आयरलैंड में विश्व युवा तीर अंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें इन्होंने जीता है, किसमें जीता है इन्होंने, किसमें जीता है इन्होंने, तो इन्होंने विश्व तीर अंदाजी, किसमें, विश्व युवा तीर अंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, विश्व युवा तीर अंदाजी चैंपियनशिप में। अब इस बात ये आती है कि इन्होंने हराया किसको है। अगर इन्होंने जीता है तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्होंने इजराइल को हराया है, ठीक है, इजराइल को हराया, ओके, इजराइल को हराया है इन्होंने, क्लियर, इजराइल को हराया है। तो विश्व तीर अंदाजी युवा चैंपियनशिप में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि प्रत्येक कितने वर्ष में, यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जा रहा है। और यह 1991 से 2 बार, विश्व में 91 से 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। क्या क्या नाम है, प्रियांश और अवनीत कौर, ठीक है। ताइवान भारत में तीसरा ताइपे, ताइवान जो है आप देख रहे हैं इमेज में, ताइवान, ठीक है, यह रहा ताइवान, आप इमेज में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ताइवान जो है भारत में तीसरा ताइपे क्या कर रहा है, यह आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना है। और वर्तमान में भारत का ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन कार्यालय भी है। भारत क्या क्या है, ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन, यानी ITA, ठीक है,
ITA यानी इंडिया ताइपे एसोसिएशन। इंडिया ताइपे एसोसिएशन क्या है, कार्यालय भी है, ठीक है। और यह जो अपना एक आर्थिक ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र जो खोलेगा, ठीक है, कहाँ पे खोल रहा है, भारत में खोल रहा है ना, भारत में। तो इसके साथ एक एडिशनल फैक्ट और लिख लें, यह ताइवान भारत में खोल रहा है। तो भारत में कहाँ पर खोल रहा है, भारत में मुंबई। भारत में कहाँ खोल रहा है, यह मुंबई में खोल रहा है, यह मुंबई में खोल रहा है। भारत में कहाँ पर, वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है इसकी, मुंबई में खोलने की इसके लिए क्या चल रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। इससे पहले ये जो तीसरा, ये क्योंकि ये तीसरा ताइपे है भारत में, ये तीसरा है। इससे पहले भारत में दो और है, जो है दिल्ली, ये क्योंकि थर्ड की बात है, और इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में ऑलरेडी खोला जा चुका है, ठीक है। और यहाँ क्या करेगा, सेंटेंस क्या है, खोलेगा। मुंबई में जो वाणिज्यिक राजधानी है, एक्चुअली इसकी क्या है, ये कॉमर्शियल बोल सकते हैं, कॉमर्शियल कैपिटल है, ठीक है, कॉमर्शियल कैपिटल है मुंबई। तो यहाँ पे ये खोलेगा, दिल्ली चेन्नई में ऑलरेडी खोल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत और अमेरिकी नौसेना, भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने क्या किया है, अंतर संचालनीयता, ठीक है, क्या है यह, अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को क्या किया है इसने, बढ़ावा देने के लिए बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी EOD अभ्यास में भाग लेगा। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि EOD अभ्यास में कौन कौन है, भारत है और अमेरिकी नौसेना है ना, नवल, अमेरिकी नवल किसमें भाग ले रहा है यह, या किसमें भाग ले रहा है, तो यह है इंट्रोपैरेबिलिटी, ओके, इंट्रोपैरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, बूस्टअप टू इंट्रोपैरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बचाव और विस्फोटक यानी सेल्वैक्स जिसको बोला गया है, सेल्वैक्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए, आयुध निपटान यानी आयुध निपटान, ओके, आयुध निपटान क्या है ये, आयुध निपटान EOD, साल्वैक्स को आप ऐसे लिखें, साल्वैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि बचाव और विस्फोटक, ठीक है, क्या है यह, बचाव और विस्फोटक, इसको यहाँ भी मेंशन कर लें, बचाव और विस्फोटक को आप यहाँ लिख लें, साल्वेज एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है, क्या होगा, एक्सप्लोसिव, साल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डेंस आयुध, क्या हो जाएगा, ऑर्डेंस डिस्पोजल आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डेंस डिस्पोजल। और यही क्या है आपका साल्वेज, और क्या है EOD, या क्या कहलाता है, EOD यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डेंस डिस्पोजल, EOD। और अब साल्वेज को देख रहे हैं तो यह क्या है, साल्वैक्स, ठीक है, साल्व हो गया, और ये एक्स का सातवां, साल्वैक्स का यह क्या है, सातवां संस्करण है, यह क्या है, सातवां संस्करण है, साल्वैक्स का सातवां संस्करण, जो कि 6 जुलाई तक ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, यह कोची में आयोजित किया जा चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो साल्वैक्स का 7th एडिशन है, यानी बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान, ठीक है, ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो अमेरिकी नौसेना और भारत की नौसेना दोनों शामिल है इसमें, और यह कोची में आयोजित किया गया है, कोची में आयोजित किया गया है, ठीक है, कोची में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार कौन है ये, चित्रकार क्या नाम है, नंबूथरी, ये कौन है, चित्रकार है, ठीक है, नंबूथरी का 97 इयर्स की एज में निधन हो गया है। अब ये चित्रकारी तो करते थे, तो देख लेते हैं इनका क्षेत्र क्या रहा है। उनके कार्यों में परंपरा से लेकर आधुनिकता का मिश्रण था, इनकी चित्रकारी में परंपरा, ठीक है, परंपरा तथा आधुनिकता का मिश्रण था, जो अतीत और वर्तमान को सहजता से जोड़ता था। यानी क्या कुछ ट्रेडिशनल भी होते थे, और जो आधुनिकता अगर देखा जाए, जो मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें भी इन दोनों का मिश्रण होता था, जो अतीत और वर्तमान दोनों को सहजता से जोड़ता था, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं, यह केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 2003 में केरल ललित कला अकादमी के राजा रवि वर्मा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। राजा रवि वर्मा जो खुद एक बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके,
सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत ने 2028 तक क्या किया है? भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ? सिंगापुर के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। किस ईस्वी तक बढ़ाएगा यह? 2028 तक। किसके साथ किया है इसने? सिंगापुर के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए। ठीक है, वर्तमान में एक चीज और बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा निवेशक बोला जाए, या भारत में जो FDI आ रही है, वो सबसे बड़ा निवेशक अभी वर्तमान में कौन है? सिंगापुर में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, अगर भारत में सबसे बड़ा निवेशक कोई है तो अभी कौन है सबसे बड़ा निवेशक? किसके लिए? भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा निवेशक कौन है? यह सिंगापुर है, सिंगापुर। ओके, उसके बाद मॉरिशस है, देन अमेरिका है। इसके बाद अगर बात की जाए, सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है, उसके बाद कौन है? इसके बाद मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस क्या है? सेकंड पोजीशन पर है। एंड थर्ड पोजीशन पर आपका क्या है? थर्ड पोजीशन पर आपका USA है। USA थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर USA है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसका उद्देश्य क्या है? भारत और सिंगापुर के क्यों, हाँ, ये समझौता जो किया गया है 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए, तो क्या इसमें है? इसमें क्या किया गया है? इसके तहत जो प्रशासनिक, जो सिविल सेवा बोल सकते हैं, सिविल सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच को साझेदारी को मजबूत करना है। ठीक है, और ये कब तक के लिए किया गया है? 2028 तक के लिए किया गया है, 2028 तक के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वाले फैक्ट्स पे, देख लेते हैं क्या है आज का। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की गई है RBI की, तो कौन है? P वासुदेवन। ओके, कौन है? P वासुदेवन। और अभी कुछ दिन पहले डिप्टी गवर्नर भी वहां पे नियुक्त हुए थे, उनका नाम क्या था? स्वामीनाथन जानकीरमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकीरमन। तो ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P वासुदेवन। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकार ने क्या किया है? अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो उनके कर्मचारी होंगे, उनके लिए जो महंगाई भत्ता है वो कितना किया गया है? 5% उसमें बढ़ोतरी की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह में। किस दिन चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो डेट निर्धारित की गई है 14 जुलाई। ओके, कब किया जाएगा? 14 जुलाई को, 14 जुलाई को किया जाएगा, 14 जुलाई। ठीक है, चंद्रयान मिशन। इसके साथ एक लैंडर, एक रोवर जो जा रहा है, उस लैंडर का क्या नाम है और उस रोवर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा। और साथ में एक प्रपल्शन मॉडल भी है। ओके, चलिए देश का पहला टेली क्या है? यह क्या है? टेली MANAS यानी टेलीमानस। ठीक है, टेलीमानस चैटबॉट कहाँ शुरू किया गया है? यह जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा यह आरंभ किया गया है, देश का पहला टेलीमानस चैटबॉट। ओके, किस देश में IIT का पहला कैंपस खुलने जा रहा है? तो जंजीबार तंजानिया में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश जो है, शांत देश में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो आइसलैंड ने। पहला स्थान किसने हासिल किया है? दुनिया के सबसे शांत देशों में पहला स्थान आइसलैंड ने। और सबसे अशांत कौन सा है? सोचिए, अ से आइसलैंड भी है और अ से अफगानिस्तान भी है, तो सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 126 भारत की रैंकिंग है। अगर बात की जाए, ये तो हो गई कि सबसे शांत देशों में। ठीक है, आइसलैंड वहां पर टॉप पर है। आइसलैंड और कौन सी ऐसी इंडेक्स है जिसमें वहां पर भी क्या है? आइसलैंड जो है टॉप पर बना हुआ है, तो वह है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट में भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी आइसलैंड जो है लगातार 14 साल से नंबर 1 पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी लैंगिक जो असमानता की बात की जा रही है वो सबसे 90% से भी कम है, तो वहां पर भी बेस्ट कौन है? आइसलैंड है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 127, और यहाँ भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। ठीक है, चलिए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे एग्जाम में। ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर कौन बनी है? चामरी अटापट्टू। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 65 ईयर्स कर दी है। ठीक है, 65 ईयर्स। RBI की डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को, और MK जैन का इन्होंने स्थान लिया है, MK जैन का। क्लियर? चलिए, महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? अजित पवार। फर्स्ट कौन है?
देवेंद्र फडणवीस। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली करेगा। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? रिपोर्ट फिश डिजीज, RFD ऐप। ओके, RFD ऐप। उबिनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की क्या की गई है, घोषणा की गई है? तो पेरू। भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में, चलिए ये तो फिर से रिपीट हो गई है क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना है? ईरान बना है एससीओ का 9वां। तो इससे पहले जो 8 देश हैं वो कौन कौन है? 8 देश की अगर बात की जाए तो हम लोग अगर देखते हैं तो इधर क्या हो गया? चाइना, रूस और भारत, 3 इधर हो गए। मध्य एशिया की बात की जाए तो मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, मध्य एशिया में कौन कौन सा आएगा? कजाकिस्तान, जहां पर नेक्स्ट ईयर एससीओ की बैठक होगी, कजाकिस्तान के अस्ताना में नेक्स्ट ईयर बैठक होगी 2024 में, ठीक है। उसके बाद किर्गिस्तान हो गई, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तो ये 4 पहले हो गए। और ये भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, 4 8 और ये एक ईरान 9वां हो गया। अगर इसमें याद नहीं रखना है तो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को याद नहीं रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली जो बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का एमसीक्यूज क्या है? प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने क्या किया है? आयरलैंड में विश्व युवा तीर अंदाजी चैंपियनशिप में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने। तो ये इसने इजराइल को हराया है ना, मैंने पहले ही बताया था इसने किसको हराया है? इसने इजराइल को हराया है, इजराइल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के कहां पर जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? अब सोचिए कि यहाँ पर भी कौन है? आईआईटी मद्रास है। तंजानिया में तो अपना परिसर खुलेगा ही, और प्लस श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी के साथ भी इसने सहयोग किया है, और वह है आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताइवान भारत के किस शहर में क्या करेगा? तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहा है। तीसरा तो वह मुंबई में खोल रहा है, मुंबई में, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई में ऑलरेडी खोल रखा है, यह मुंबई में खोलेगा, ठीक है, मुंबई में खोल रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने कोची में बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी ईओडी अभ्यास जो कर रहा है, ईओडी कहाँ पे कर रहा है? या कोची में कर रहा है, ठीक है। सालवेक्स नाम है, क्या दिया गया है? सालवेक्स का 7th एडिशन है, ये सालवेक्स का 7th एडिशन है, ठीक है। तो इसके किसके साथ कर रहा है? ये अमेरिका के साथ कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के साथ है, ठीक है, अमेरिका से सेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबूथरी का 97 ईयर्स के जो एज में निधन हो गया है, तो वह किससे संबंधित थे? तो वह क्या थे? एक चित्रकार थे, चित्रकारी से संबंध था उनका, चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन यानी 2028 तक बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर समझौता किया है? तो भारत और सिंगापुर ने किया है 2028 तक, ठीक है, भारत और सिंगापुर ने। आंसर सिंगापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। यह गीता प्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? जया दयाल गोयंका, घनश्याम दास, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों के द्वारा कब की गई थी? 29 अप्रैल 1923 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट है जो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? यह रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? अंकटाड के द्वारा, यानी वो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा। रिपोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया गया है? कुछ को ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जो हम लोग क्या देखें, हम लोग का क्या है, एज मच एज करंट अफेयर्स को देख लेना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 2022 के दौरान विकासशील देशों में अगर बात की जाए, एफडीआई जो है कितना बिलियन रहा है? 662 बिलियन डॉलर रहा है 2022 में। कुल मिलाकर वैश्विक एफडीआई की अगर बात की जाए तो यह 12% से बढ़कर नहीं, यह क्या हुआ है? घटकर, ठीक है, घटकर कितना हो गया है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, 1.3। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरा वाला रॉन्ग है, फर्स्ट सही है तो केवल एक सही है, ठीक है। यह बढ़कर नहीं घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो हो गया है, ठीक है। अगर बात की जाए
कि विकासशील देशों में अगर हम लोग बात करते हैं तो विकासशील देशों में जो है जो एफडीआई प्रवाह आ रहा है, विदेशी निवेश जो आप देख रहे हैं 622 बिलियन डॉलर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 80% करीब विकासशील देशों का 80% जो प्रवाह रहा है वो चीन है, भारत है, सिंगापुर है, ठीक है, यूएई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विकासशील देश है ये सब, तो इन सबों में सबसे ज़्यादा जो है प्रवाह रहा है, करीब एफडीआई का 80% रहा है, ठीक है। और भारत में अगर बात की जाए 2022 में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अगर बात की जाए एफडीआई जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है, इंडिया का अगर देखते हैं इंडिया के इसमें तो वह 10% बढ़ा है, 10%, ठीक है, 10% बढ़ा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा, क्या है यह स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा जो है जारी किया है, ठीक है, किस संगठन ने, पार्टिकुलर एक संगठन को पूछा है, तो FAO और UNEP और WOAH और UNEP, FAO, UNEP, WHO और WOH। फर्स्ट तो इसको यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, FAO यानी क्या है यह, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, ओके, कृषि संगठन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, यूएनईपी का मतलब क्या हो गया, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम, ओके, पर्यावरण कार्यक्रम, क्लियर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको तो आप जान ही रहे हैं, फिर है WOAH यानी यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसका क्या होगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ओके, संगठन, क्लियर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो बोला गया है कि किस संगठन ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा जारी किया है, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह जो संगठन है यह विशेष रूप से, यह संगठन जो है विशेष रूप से कहाँ, ये संगठन की अगर बात की जाए तो यह जो एजेंडा जारी किया गया है, यह जो एजेंडा, तो यह संगठन जो है विशेष रूप से किसको लेकर के, तो मानव, पशु, ठीक है, मानव भी है, पशु भी है, पौधे भी हैं और पर्यावरण, और क्या है, मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय, इन सबों के क्या करेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए ये काम करेगा, इन सबों के स्वास्थ्य क्षेत्र में यह काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएम मोदी ने डैश में स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो कहां पर यह किया है, इन्होंने कोरबा में किया है, ठीक है। अभी वो छत्तीसगढ़ में एक्चुअली गए हुए थे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 योजनाओं को उन्होंने क्या किया है, बोला जा सकता है कि 10 योजनाओं के लिए उन्हें अभी कुछ करोड़ अराउंड जो है दिया भी गया है, तो खैर उसको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि योजनाएं के बारे में भी डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन सी योजनाएं होंगी। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पीएम मोदी ने कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़, तो कोरबा में क्या किया है इन्होंने, एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हमारे क्या हो गए, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए, हम लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या, हाँ टॉपिक रिलेवेंट अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी अपने सुझाव लगे वो जरूर बताएं, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में, एंड वन मोर थिंग कि इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मंडे से बीपीएससी की रिगार्डिंग जो है वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी, अगर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करें, तो मंडे से जो बिहार स्पेशल की क्लास होगी वो लूँगी, और आपकी बिहार करंट की भी, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स की भी, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।